हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 11 पढ़ रहे हैं। पाठ 11 में आपको कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता दी गई है। कविता का शीर्षक है गीत अगीत। इन्हें प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है। इस कविता को 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं और कवि ने किस चीज का किस तरह से वर्णन किया है। कविता के प्रथम भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं कि कवि ने किस तरह से प्रथम भाग में नदी के बहने का वर्णन किया है। गाकर गीत विरह के तटीनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तटीनी कहा जाता है नदी को जो तटों के बीच में बहती है। वेगवती कहते हैं तेज गति से बहने वाले को। उपलों कहा जाता है किनारों को। इन पंक्तियों का अर्थ है कि गाकर गीत विरह के तटीनी वेगवती बहती जाती है। यहाँ पर कवि नदी के बारे में कह रहा है कि जो नदी है वो तेज गति से बह रही है और उसको देखकर लग रहा है कि वो किसी के दुख में गीत गाती हुई बह रही है और दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। और वो जो है ऐसा लग रहा है अपने दुखों को व्यक्त करती हुई जो है किनारों से कुछ कहती हुई बह रही है। तो चलिए अब हम व्याख्या में जानते हैं कि इन पंक्तियों की जो है हम किस तरह से व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से है कि कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब आगे जो है हम इन पंक्तियों के बारे में लिखेंगे कि कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होकर गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। जब परीक्षा में आपसे इन पंक्तियों के बारे में पूछा जाएगा तो आप इस तरह से इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे और इसके लिए पहले आपको पंक्तियों के अर्थ पता होने चाहिए। अगली पंक्तियों को देखते हैं। अगली पंक्तियां हैं, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। विधाता कहा जाता है ईश्वर को। इन पंक्तियों का अर्थ है कि तट पर जो गुलाब है वो भी जो ये सोच रहा है कि अगर ईश्वर ने उसे भी जो है बोलने की शक्ति दी होती, उसे भी स्वर दिए होते तो वो भी जो है अपने सपनों के बारे में इस संसार को गीत सुनाकर सुनाता कि उसके क्या सपने हैं। तो चलिए इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं कि आप परीक्षा में किस तरह से इनकी व्याख्या करेंगे। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से है। कविता के इस भाग में कवि कहता है कि किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। तो यहाँ पर जो है जो गुलाब है वो चुपचाप ये देख रहा था। वो क्या देख रहा था? नदी को बहते हुए। और जो नदी जो है वो अपने दुखों को व्यक्त कर रही थी किनारों से। गुलाब उसे देख रहा था और सोच रहा था कि अगर उसे भी भगवान ने बोलने की शक्ति दी होती तो वो भी जो है पूरी दुनिया को अपने सपनों के बारे में गीत सुनाते हुए अपने सपनों की पंक्तियां इस तरह से है। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। निर्झरी कहा जाता है झरने को या नदी को। पाटल कहा गया है यहाँ पर गुलाब को। तो इन पंक्तियों का अर्थ है
कि जो झरना है वो भी बह बह कर गा रहा है, यानी वो भी अपना दुख जो है वो व्यक्त कर रहा है। और जो पाटल यानी गुलाब है वो तट पर मूक खड़ा है, यानी वो गूंगे की तरह खड़ा है, वो बिना बोलने वाला है और वो इसी तरह से चुपचाप खड़ा है। अब गीत अगीत कौन सुंदर है, यहाँ पर कवि जो है वो कह रहा है कि गीत यानी जो वो ये कविता गा रहा है कवि, ये ज्यादा सुंदर है या अगीत। अगीत कहा गया है जो ये प्रकृति के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कवि के द्वारा, यानी नदी जो बोल नहीं सकती, जो गुलाब है जो बोल नहीं सकता, झरना है जो बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपने दुखों को अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। अब कवि कहता है कि मेरे रहे हैं अब कवि कहता है कि मेरे द्वारा ये गीत यानी जो ये कविता मैं लिख रहा हूँ वो सुंदर है, या जो ये अगीत है जो प्रकृति के द्वारा जो ये अलग प्रकार से अपना दुख व्यक्त किया जा रहा है वो ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर कवि जो है वो हमसे प्रश्न कर रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि व्याख्या आप इन पंक्तियों की किस तरह से करेंगे। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से है कि कविता के इस भाग में कवि कहता है कि झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया ये गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। देखिए यहाँ पर कवि कितने सुंदर प्रकार से कह रहा है कि जो प्रकृति है वो भी गीत गा रही है, वो भी अपनी अलग तरह से अपने दुखों को व्यक्त कर रही है, अपने दूसरी चीजें जो है उन्हें व्यक्त करना चाह रही है, लेकिन वो नहीं गा सकती, वो नहीं बता सकती। तो देखिए यहाँ पर कवि ने कि वो अपने गीत और प्रकृति के द्वारा जो ये सब दृश्य दर्शाए गए हैं उनके बीच में नहीं तोल मोल कर पा रहा है कि कौन ज्यादा सुंदर है, कौन सा जो भावनाएं हैं वो ज्यादा अच्छी हैं। ये जो है कवि हम पर छोड़ रहा है। कविता का जो दूसरा भाग है उसमें कवि ने तोते और मादा तोते के बीच में जो प्रेम का वर्णन है उसका बहुत ज्यादा सुंदर वर्णन किया है। तो देखते हैं कि इस भाग में कवि ने मादा तोते और तोते के बारे में जो है किस तरह से उनके प्रेम को व्यक्त किया है। दूसरे भाग की पहली पंक्तियां हैं, बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। शुक कहा जाता है तोते को और खोते कहा गया है घोंसले को। शुकी यहाँ पर मादा तोते के लिए प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो नर तोता है वो घनी डाल पर बैठा हुआ है और जो वो डाल है वो घोंसले को छाया दे रही है। और दूसरी पंक्तियों में कहा है जो शुकी है यानी जो मादा तोता है वो अपने पंख फैलाकर उसी घोंसले पर जो है अपने अंडों को से रही है, यानी अपने अंडों को गरमाइश दे रही है ताकि वो जल्दी से फूट जाएं और उसमें से जो है उनके बच्चे निकल आएं। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? इन पंक्तियों की व्याख्या आप ऐसे करेंगे कि कविता के इस भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाली पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे से रही है, यानी अंडों को गरमाइश दे रही है। अगली पंक्तियां हैं गा रही है। अगली पंक्तियां हैं, गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। शुक कहा गया है तोते को और पर्ण कहा जाता है पत्ते को, और यहाँ पर पंख के लिए भी उपयोग हुआ है, और शुकी कहा जाता है मादा तोते को। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो तोता है जब उसके पंखों को पत्तों से छनकर सूरज की किरणें छूती है तो वो तोता जो है वो गाना गाने लगता है। अब जो शुकी है यानी जो मादा तोता है वो भी गीत गाना चाहती है, उसके गीत उमड़ कर उसके मुंह तक आ जाते हैं, लेकिन स्नेह में सनकर रह जाते हैं, यानी वो तोते से प्रेम करती है तो वो तोते के साथ उसके गाने के साथ उसको सुनकर जो है वहीं पर उमड़ कर रह जाती है, वो कुछ भी नहीं गा पाती है। तो इस तरह से आप इन पर तो अब इनकी व्याख्या करेंगे कि कविता के इस भाग में कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है।
उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्रेम में लिपटकर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो यहाँ पर देखिए कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि जो मादा तोता है वो नर तोते के प्रेम में इतनी सिमट कर रह जाती है कि वो केवल उसका गाना सुनती जाती है, वो भी गाना चाहती है, लेकिन उसे नर तोते का गाना इतना सुंदर लगता है कि वो अपना गाना भूल जाती है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, वो सिर्फ तोते के प्रेम में लिपट कर ही रह जाती है। यहाँ पर जो नर तोता और मादा तोता है उनके प्रेम का कवि ने बहुत ही ज्यादा सुंदर किया है। इस भाग की अंतिम पंक्तियां हैं। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। शुक तोते को कहा जाता है और शुकी मादा तोते को कहा जाता है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो तोता है यानी जो नर तोता है उसके गाने के जो स्वर है वो पूरे जंगल में पूरे वन में गूंज रहे हैं, और जो मादा तोता है वो जो है बहुत ही खुश है, उसका मन जो है फुला नहीं समा रहा है तोते का गाना सुनकर। और यहाँ पर कवि फिर से जो है वो कंफ्यूज हो गया है गीत और अगीत में, यानी वो यहाँ पर फिर से जो है वो नहीं समझ पा रहा है कि कवि के द्वारा जो नर तोता और मादा तोता उनके प्रेम का जो कवि ने वर्णन किया है वो ज्यादा सुंदर है, या नर तोता और मादा तोता का प्रकृति जो वर्णन दिखा रही है वो ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर कवि फिर से जो है हमसे प्रश्न कर रहा है कि दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। इस कविता का जो अंतिम भाग है, तीसरा भाग, उसमें जो है कवि ने प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन किया है, उनके प्रेम का, उनके भावनाओं का बहुत ज्यादा सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं कि कवि ने जो है किस तरह से उनके प्रेम का वर्णन किया है। इस भाग की पहली पंक्तियां हैं। दो प्रेमी है यहाँ, जब एक बड़े सांझ अलाह गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यही खींच लाता है। अल्लाह कहा जाता है, एक लोकगीत का नाम है अल्लाह, यानी जो प्रेमी है वो ये गीत गा रहा है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि यहाँ पर दो प्रेमी हैं, यानी एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। उनमें से जो एक है, जो प्रेमी है, जब वो एक लोक गीत गाता है तो उसका जैसे ही वो पहला स्वर गाता है तो जो उसकी राधा है यानी जो उसकी प्रेमिका है वो उसके गाने गाने को सुनकर जो है अपने घर से उसकी ओर जो है खींची चली आती है, यानी वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो उस गाने को सुनते हुए जो है अपने प्रेमी की ओर खींची चली आती है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप परीक्षा में किस तरह से करेंगे? आप लिखेंगे कि कविता के इस भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि वन में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोक गीत गाता है, यानी वो कोई भी जो गाना गाता है, तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींची चली आती है। यानी यहाँ पर कवि ने प्रेमियों का बहुत ज्यादा सुंदर वर्णन किया है कि जो प्रेमी है वो जब कोई गीत गाता है तो जो प्रेमिका है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो उस गाने को सुनने के लिए जो है अपने घर से वन की ओर, जंगल की ओर चली आती है। इस भाग की दूसरी पंक्तियां हैं। चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, बिंदना यूं मन में गुनती है। कड़ी होता है वो छंद जो गीत को जोड़ते हैं। विधना कहा गया है भाग्य को या विधाता को। गुनती कहा जाता है विचार करती है। इन पंक्तियों का अर्थ है, जो प्रेमिका है वो चोरी चोरी छिप कर जो है वो प्रेमिका गीत सुनती है और अपने मन में ये सोचती है कि वो इस गीत की कड़ी क्यों नहीं बन गई, यानी वो इस गीत का छंद क्यों नहीं हो गई जो वो प्रेमी गा रहा है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? आप इन पंक्तियों की व्याख्या में लिखेंगे कि कविता के इस भाग में कवि कहता है कि वह यानी जो प्रेमिका है वह चोरी से छिप छिप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और उस गाने को सुनते सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती, यानी वो हमेशा जो है अपने प्रेमी के बारे में ही सोचती रहती है। वो चाहती है कि हमेशा जो उसका प्रेमी है वो उसका नाम भी
जपे, तो वो चाहती है कि जिस तरह से वो प्रेमी गाना गा रहा है, उसी तरह से वो प्रेमी उसका भी नाम ले। इसलिए वो मन में सोचती है कि वो उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन जाती, यानी उस गीत का कोई छंद क्यों नहीं बन जाती। इस भाग की अंतिम पंक्तियां हैं, वह गाता पर किसी वेग से, फूल रहा उसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। वेग कहा जाता है गति को। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब प्रेमी गाता है तो उसके गाने को सुनकर जो है प्रेमिका का जो मन है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ पर कवि फिर से जो है दोनों में दुविधा में पड़ गया है कि कवि द्वारा जो प्रेमी प्रेमिका का वर्णन किया है कवि ने, वो ज्यादा सुंदर है, या प्रेमी प्रेमिका की जो ये भावनाएं हैं जो वो एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं, प्रेमिका जो छुप छुप कर प्रेमिका गीत सुन रही है और चाहती है कि उसका प्रेमी उस गीत की तरह उसका भी नाम जपता रहे, उसे याद करता रहे, वो ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर कवि जो है फिर से हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि ये गीत ज्यादा सुंदर है जो मैंने लिखा है, या वो गीत ज्यादा सुंदर है जो प्रकृति ने जो है प्रेमी प्रेमिका के अंदर उनकी भावनाओं के रूप में रचा है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? इन पंक्तियों की व्याख्या आप करेंगे कि कविता के इस भाग में कवि कहता है कि जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता है, यानी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला यह अगीत सुंदर है, जो प्रेमी और प्रेमिका की भावनाओं के रूप में जो है उमड़ रहा है। इस कविता में आपने देखा कि कवि किस तरह से प्रश्न कर रहा है कि कवि के द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। क्योंकि कवि ने यहाँ पर दिखाया है कि कहीं नदी के बहाव में गीत का जन्म हो रहा है, कहीं शुक शुकी नामक जो पक्षी है उनके क्रियाकलापों में गीत सुनाई दे रहा है, और कहीं पर लोकगीत को जो गाता हुआ प्रेमी है उसके गीत गान में निमग्न दिखाई दे रहा है गीत। लेकिन कवि का मानना है कि गुलाब का फूल, शुकी पक्षी और जो प्रेमिका है, जो 3 भागों में कवि ने अपने गान को बांटा है, उसमें जो है प्रत्यक्ष रूप में भले ही गीत का निर्माण है, लेकिन प्रकृति ने वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से सबकी भावनाओं को दर्शाया है। और कवि यहाँ पर यही सोच रहा है कि जो कवि ने इतना मेहनत की है गीत बनाने में, प्रकृति की भावनाओं को समझने में, वो ज्यादा सुंदर है, या फिर प्रकृति की जो भावनाएं जो प्रकृति ने स्पष्ट की है दूसरों को जरिया बनाकर, वो ज्यादा सुंदर है। आशा करते हैं कि आपको ये कविता, इसके जो कठिन शब्द हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जब आपको इन पंक्तियों में से कोई पंक्ति परीक्षा में पूछी जाए उसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको इन पंक्तियों के पहले अर्थ समझ में आने चाहिए जो आपको अच्छे से